प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस शिक्षण कौशल की संबंध में चर्चा करने वाले हैं वह शिक्षण कौशल है प्रस्तावना कौशल, यानी कि इंट्रोडक्शन स्किल। प्रस्तावना कौशल से क्या तात्पर्य है? देखिए, जब कोई एक अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ाने की शुरुआत करता है तो वह यह चाहता है कि उसके विद्यार्थियों का ध्यान उस पाठ पर और उस विषय वस्तु पर केंद्रित हो। साथ ही जितने भी विद्यार्थी उसकी कक्षा में हैं वो सभी उस पाठ में अपनी रुचि लें। तो जब एक अध्यापक पाठ की शुरुआत करता है तो उसका यही लक्ष्य होता है कि सभी विद्यार्थियों को संलग्न करना अपने पाठ में, साथ ही उनकी रुचि को, उनके अवधान को उस पाठ पर केंद्रित करना। जैसा कि आप जानते ही हैं, जब हम सीखने के नियमों के संबंध में चर्चा करते हैं तो एक जो नियम है जिसे हम कहते हैं तत्परता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस, वो क्या कहता है? वो भी यही कहता है कि यदि एक अधिगमकर्ता सीखने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तत्पर है, तो आप उसे बहुत प्रभावी तरीके से सिखा सकते हैं। और यदि कोई अधिगमकर्ता सीखने के लिए तैयार नहीं है, सीखने के लिए तत्पर नहीं है, तो आप उसे प्रभावी तरीके से नहीं सिखा सकते हैं। प्रस्तावना कौशल का भी उद्देश्य यही है कि अपने विद्यार्थियों को हम सीखने के लिए तत्पर करें, उस पाठ में उनका ध्यान केंद्रित करें, साथ ही उनको संलग्न करें अपने पाठ के विकास की प्रक्रिया में। जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत पुरानी कहावत भी है, वेल बिगन इज हाफ डन, यानी कि अच्छी शुरुआत समझो कि आधा कार्य आपका हो गया। तो प्रस्तावना कौशल का भी संबंध इसी से है। अर्थात जब हम बात करते हैं प्रस्तावना कौशल की, तो प्रस्तावना कौशल यही हमारे सम्मुख परिस्थितियां पैदा करता है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा के अवधान को केंद्रित करे, उस कक्षा के समक्ष जो पाठ वो प्रस्तुत करने जा रहा है उस पाठ में अपने विद्यार्थियों का ध्यान, उनका अवधान उस पर केंद्रित करे। तो जब हम बात करते हैं प्रस्तावना कौशल के उद्देश्यों की, इस कौशल को हम विन्यास प्रेरण कौशल, यानी कि स्किल ऑफ सेट इंडक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसके 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है कि विद्यार्थियों का अवधान केंद्रित करना, यानी कि जो आपकी कक्षा में विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों का अवधान, उनका अटेंशन आपके पाठ पर और आपकी तरफ केंद्रित हो। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि विद्यालयों में बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, अलग अलग कालांश में अलग अलग विषय को पढ़ाया जाता है। तो जब हम एक नया विषय उनके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे होते हैं तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम उस विषय को पढ़ाने से पूर्व उस विषय पर विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित हो। तो इसलिए प्रस्तावना कौशल की आवश्यकता होती है, जिसका उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों का अवधान केंद्रित किया जाए। दूसरा है उन्हें नवीन ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना, क्योंकि जब हम कोई कक्षा ले रहे होते हैं तो हमारा यही उद्देश्य होता है कि हम कोई नया विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो उस जो नई विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सम्मुख हमें प्रस्तुत करना है तो उसमें हम कोई ना कोई नया ज्ञान उनको प्राप्त कराएंगे। और जब हम नए ज्ञान की तरफ उनको बढ़ाएंगे तो आवश्यकता ये होती है कि उस नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो विद्यार्थी आपके तरफ ध्यान दें और उस नवीन ज्ञान में अपना रुचि प्रदर्शित करें। अगला जो उद्देश्य है वह यह है कि नवीन पाठ्य सामग्री के उद्देश्य तथा सीमाओं का निर्धारण करना। अर्थात जो नवीन पाठ्य सामग्री आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो उद्देश्य हैं और उस उद्देश्यों की परिधि में किस प्रकार की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं आपके द्वारा की जाएंगी, यह निर्धारित करना भी प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य होता है। अगला उद्देश्य है कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान का संबंध स्थापित करना, क्योंकि आप जानते हो किसी भी विषय वस्तु में के संबंध में विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत या कुछ ना कुछ पूर्व ज्ञान जरूर होता है। तो उस पूर्व ज्ञान
को जानकर जब हम उनको एक नवीन ज्ञान देने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं और उन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो वही उद्देश्य प्रस्तावना कौशल का होता है कि उस पूर्व ज्ञान को जो वो जानते हैं विद्यार्थी, उसको वो नवीन ज्ञान जो कि आप कक्षा में प्रस्तुत करना चाहते हैं, मध्य एक संबंध स्थापित हो। और उस संबंध के स्थापन से यह हमें एक फ़ायदा होता है कि हम उस विषय वस्तु के निहितार्थों को, उसकी उपयोगिता को हम विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि प्रस्तावना कौशल के घटक कौन कौन से होते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल। यदि हम देखें तो इसके कुल मिलाकर 9 विभिन्न घटक हैं, जिनमें से पहला घटक है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का उपयोग करना। जब हम प्रस्तावना अपने कक्षा में विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ पर हमें यह प्रयास हमारा होना चाहिए कि जो भी प्रश्न हम कर रहे हैं या जो भी कथन हम कह रहे हों वो उन विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। यानी कि उन प्रश्नों की, उन कथनों की प्रकृति ऐसे होनी चाहिए कि वो बहुत ही सरल प्रकृति के हों, साथ ही उनके संबंध में विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य होनी चाहिए। दूसरा जो कंपोनेंट है वह है कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध। यानी कि जो भी प्रस्तावना के लिए हम कथन या प्रश्नों का चयन करते हैं वो प्रश्न और कथन उस मूल पाठ से संबंधित होने चाहिए। कौन से मूल पाठ से? जिस पाठ को आप विद्यार्थियों के सम्मुख उस दिन प्रस्तुत करने जा रहे हैं, क्योंकि ये संबंधता बहुत आवश्यक है, तभी आप अपने विद्यार्थियों का ध्यान उस पाठ पर केंद्रित कर पाएंगे। अगला है कथनों एवं प्रश्नों का क्रमबद्ध एवं पर्याप्त होना। यानी कि जो भी कथन एवं प्रस्तावना के समय करते हैं उन प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, वो सीक्वेंस में हो। यानी कि ये भी कहा जाता है कि एक प्रश्न जो हम पूछें, एक कथन जो हम कहें, उससे प्राप्त उत्तर या प्रत्युत्तर जो हमें प्राप्त होगा वह प्रत्युत्तर अगले प्रश्न अथवा अगले कथन के लिए आधार हो। अगले कथन यानी कि दूसरे कथन या दूसरे प्रश्न से प्राप्त उत्तर या प्रत्युत्तर अगले कथन या अगले प्रश्न, जिसको हम तीसरा प्रश्न कह सकते हैं यहाँ पर, उसके लिए आधार का काम करे। यानी कि ये जो प्रश्न हम करते हैं, यानी कि जो कथन हम उनके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, उनमें सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। अगला घटक है उपयुक्त साधनों एवं तकनीकियों का उपयोग करना। देखिए, ये कहा जाता है कि यदि आपको एक प्रभावी प्रस्तावना करनी है तो आप उसके लिए विभिन्न साधनों का उपयोग कर सकते हैं। आप प्रश्न कर सकते हैं, आप कथन कर सकते हैं, आप विद्यार्थियों के सम्मुख कोई समस्यात्मक परिस्थिति रख सकते हैं, या कोई भी अन्य तकनीकी या उपकरणों का उपयोग आप प्रस्तावना के समय कर सकते हैं। तो जब इन तकनीकियों एवं साधनों का उपयोग आप प्रस्तावना के समय कर रहे हैं तो ये ध्यान रहे वो तकनीकियां एवं वो साधन उस पाठ के और उन विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त हों, है ना। सरल प्रकृति के तो हों ही, साथ ही उस पाठ से संबंधित भी हों और विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल भी हों। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है। अगला जो घटक है या अगला जो कंपोनेंट है प्रस्तावना कौशल का, वह है कथनों एवं प्रश्नों का उपयुक्त अवधि विस्तार। अवधि विस्तार से क्या तात्पर्य है कि जब भी हम प्रस्तावना करने जा रहे हैं, जब भी हम प्रस्तावना के कथन, प्रश्न या कोई भी व्याख्या विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वह व्याख्या, वह प्रश्नों को पूछना, वह कथनों को रखना, उसके लिए एक निर्धारित समय होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि एक 40 मिनट की हमारा कालांश है तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी प्रस्तावना अधिकतम 5 से 7 मिनट के समय में समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि मूल पाठ भी विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है, हमें उस पाठ का सारांश भी प्रस्तुत करना होता है। तो इसलिए एक उपयुक्त अवधि विस्तार प्रस्तावना के प्रश्नों के लिए रखना चाहिए या प्रस्तावना के लिए रखना चाहिए। प्रस्तावना कौशल का अगला जो कंपोनेंट है या घटक है वह है उपयुक्त विद्यार्थी प्रतिक्रियाएं।
उपयुक्त विद्यार्थी प्रतिक्रियाओं से तात्पर्य यह है कि जब हम विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तावना के कथन, प्रश्न या कोई व्याख्या प्रस्तुत करते हैं तो हमारा उद्देश्य यह होता है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारे उस प्रक्रिया में संलग्न हो, सम्मिलित हों, क्योंकि उनको संलग्न करना है, उनको सम्मिलित करना है। तो इसलिए हमारा प्रयास यह होता है कि वो प्रतिक्रियाएं दें, विद्यार्थी हमारे प्रश्नों का उत्तर दें, हमारे कथनों पर प्रतिक्रियाएं दें, हमारी व्याख्या में भी वो समय समय पर हमसे प्रश्न करते रहें। इसीलिए प्रस्तावना के समय हमें प्रयास यह हमें करना चाहिए कि हमें विद्यार्थियों से उपयुक्त प्रतिक्रियाएं मिले ताकि हम पाठ को आगे बढ़ा सकें, विद्यार्थियों में रुचि जागृत कर सकें और विद्यार्थियों को संलग्न कर सकें अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। अगला जो घटक है वह है विद्यार्थियों में अवधान एवं रुचि जागृत करना। प्रस्तावना का उद्देश्य ही यह होता है कि विद्यार्थियों में इंटरेस्ट और उनका अटेंशन उस पाठ पर केंद्रित हो सके। किस पाठ पर? जिस पाठ को आप पढ़ाने जा रहे हैं, जिस विषय वस्तु को आप विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करें जो एक्टिविटीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग हो, या जो प्रश्न जो हों वे रुचिपूर्ण हों। वो ऐसे प्रश्नों को, ऐसे कथनों को, ऐसी व्याख्या को हम विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करें जिससे कि विद्यार्थियों में उस विषय वस्तु के प्रति रुचि जागृत हो। और यदि रुचि जागृत होगी तो अपने आप में ही उनका अटेंशन, उनका अवधान केंद्रित होगा। तो इसलिए हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि जब हम प्रस्तावना प्रस्तुत करें या प्रस्तावना शुरुआत करें हम किसी पाठ की, तो विद्यार्थियों की अवधान और उसकी रुचि जागृत करने का प्रयास किया जाए। प्रस्तावना कौशल का जो अगला घटक है वह है अध्यापकों में उत्साह। इसका तात्पर्य यही है कि क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है प्रस्तावना के समय कि हम विद्यार्थियों को संलग्न करना चाहते हैं, उनका अवधान और उनकी रुचि को जागृत करना चाहते हैं। तो उसके लिए आवश्यक ये होता है कि अध्यापक जो हैं हमारे, जो उस पाठ को प्रस्तुत करने वाले हैं, वह भी उत्साही हों, है ना। वो भी अलग अलग प्रकार की या अलग अलग तरीके की क्रियाएं करके उन विद्यार्थियों के ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करें। साथ ही उनमें जो क्रियाएं वो कर रहे हैं उनमें भी रिपीटिशन ना हो, है ना, परिवर्तन होता रहे। अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते रहें, अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार से चीज़ों को उनके सम्मुख प्रस्तुत करते रहें। तो इसके लिए आवश्यक है कि अध्यापक भी उत्साही हों। यदि अध्यापक को प्रस्तावना प्रस्तुत करते समय या पाठ को प्रस्तुत करते समय उत्साही होंगे तो अपने आप में ही विद्यार्थी भी उत्साही होंगे, वो भी उस विषय वस्तु को सीखने में रुचि दिखाएंगे। प्रस्तावना कौशल का जो अगला घटक है वह है अध्यापक के स्वर की प्रभावशीलता एवं उपयुक्त कथनों का उपयोग। जब अध्यापक कक्षा में किसी विषय वस्तु की प्रस्तावना को प्रस्तुत कर रहा होता है, विद्यार्थियों के अवधान एवं ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास कर रहा होता है, तो जो प्रश्न, जो कथन वह कहे या जो व्याख्या वह कहे वह उपयुक्त स्वर में हो, ऐसे स्वर में हो ताकि सभी विद्यार्थियों तक वह स्वर पहुँचे, है ना, वह बात हर विद्यार्थी को समझ में आए, है ना। इस स्तर का हमारा स्वर होना चाहिए। साथ ही हम उपयुक्त कथनों का भी उपयोग करें जब हम बोल रहे हों, है ना। और वो कथन भी कैसे हों? वो इतने कठिन ना हो कि विद्यार्थी उसको समझ ही ना पाए। सरल कथन हो, उपयुक्त हो, पाठ से संबंधित हो और विद्यार्थियों में रुचि को जागृत करने वाले हों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रस्तावना, पाठ की शुरुआत के समय प्रस्तावना कौशल अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी अध्यापक को जब पाठ की शुरुआत करनी होती है तो उसे उस पाठ के संबंध में पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों या कथनों को करते हुए जो नवीन ज्ञान वह देना चाहता है उस नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करना चाहिए।
प्रस्तावना के लिए विभिन्न घटक बताए गए हैं। कुल 9 घटक हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। उन घटकों को देखते हुए जब हम सूक्ष्म पाठ योजना यानी कि माइक्रो लेसन प्लान बनाते हैं प्रस्तावना कौशल का, तो हम इस प्रकार से एक 5 से 7 मिनट की पाठ योजना बनाते हैं, जहां इन सभी कंपोनेंट्स को, इन सभी घटकों का उपयोग करते हुए हम एक क्रमबद्ध प्रश्नों की श्रृंखला या कथन या कोई व्याख्या हम प्रस्तुत करते हैं। साथ ही हम ध्यान रखते हैं कि सभी कंपोनेंट का उपयोग हम कर रहे हों, और उन कंपोनेंट के रेफरेंस में ही हमारा ये प्रयास होता है कि हम अपने विद्यार्थियों का ध्यान, उनमें रुचि जागृत कर रहे हों। तो जब एक छात्र अध्यापक प्रस्तावना कौशल का अभ्यास करता है तो उसे इस तरीके की पाठ योजना बनानी चाहिए जिसमें ये सभी घटक सम्मिलित हो जाएं, और साथ ही अलग अलग प्रकार के तरीकों से हमें प्रस्तावना प्रस्तुत करनी चाहिए। हो सकता है कभी हम प्रश्नों की श्रृंखला ले लें, और प्रश्नों की श्रृंखला ले लें तो उसमें हमें यह ध्यान रहना होता है कि एक जो प्रश्न हमने पूछा उसका जो उत्तर हमें प्राप्त हुआ वह अगले प्रश्न का आधार बने। जैसा कि उदाहरण के लिए हम बात करें कि हमने प्रश्न किया कि भारत की राजधानी क्या है, तो हो सकता है विद्यार्थियों का जवाब आएगा कि नई दिल्ली। तो अब जब नई दिल्ली हमें उत्तर प्राप्त हुआ तो अगला प्रश्न हमारा शुरू होगा वो नई दिल्ली से होगा कि कैसे, कि नई दिल्ली में कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थित हैं। तो हो सकता है विद्यार्थी जवाब दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो हम कहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने महाविद्यालय सम्मिलित हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ना कि श्रृंखलाबद्ध क्रमबद्ध तरीके से हमें प्रश्नों को पूछना होता है। प्रश्न का जो उत्तर हमारे सम्मुख आए वह उत्तर दूसरे प्रश्न के लिए आधार बने। यदि हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो हम कोई एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करा के भी प्रस्तावना की शुरुआत कर सकते हैं। उस प्रयोग को जब अवलोकन करेंगे विद्यार्थी तो उनमें उस विषय के संबंध में रुचि जागृत होगी। साथ ही हम किसी फोटो, किसी चलचित्र, फिल्म या कोई भी अन्य सामग्री को प्रदर्शित करके भी प्रस्तावना की शुरुआत कर सकते हैं। हम कुछ न्यूज़पेपर की जो में आई हुई खबरों से प्रस्तावना की शुरुआत कर सकते हैं। हम कोई वस्तुएं दिखाकर प्रस्तावना की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही हम कोई कहानी कहकर भी प्रस्तावना की शुरुआत कर सकते हैं। तो जो किस प्रकार आपको प्रस्तावना की शुरुआत करनी है ये डिपेंड करता है आप पर, आप किस तरीके से प्रश्नों का, कथनों का या अन्य तरीकों का उपयोग करते हुए प्रस्तावना करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रस्तावना के कुल 9 घटक हैं। अब एक छात्र अध्यापक जब प्रस्तावना कौशल में अपने आप को निपुण करना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक यह होता है कि वह एक इस प्रकार की पाठ योजना बनाए, 5 से 7 मिनट की पाठ योजना बनाए, जिसमें इन सभी घटकों का उपयोग करते हुए विषय वस्तु को उस 5 से 7 मिनट के प्रस्तुतिकरण में सम्मिलित करे। साथ ही जब एक छात्र अध्यापक इन सभी घटकों को सम्मिलित करके पाठ योजना बनाता है तो वह यह प्रयास करता है कि जो एक प्रभावी प्रस्तावना किस प्रकार से हम एक पाठ की दे सकते हैं उसमें हम निपुण हों। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना को हम किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। एक अध्यापक होने के नाते हमें यह आवश्यक होता है कि हम विभिन्न प्रकार से, यानी कि जो हमारे तरीके हैं प्रस्तावना करने के या अपने पाठ को प्रस्तावित करने के, वो अलग अलग हो सकते हैं। हम श्रृंखलाबद्ध प्रश्नों की सहायता से प्रस्तावना कर सकते हैं, जहां पर एक प्रश्न जो हमने पूछा उसका उत्तर दूसरे प्रश्न के लिए आधार बने, है ना। दूसरे प्रश्न का उत्तर तीसरे प्रश्न के लिए आधार बने, या हम हो सकता है हम कथन कहकर, है ना, कोई स्टेटमेंट देकर उस स्टेटमेंट पर हम वार्तालाप करके या चर्चा करके प्रस्तावना की शुरुआत कर सकते हैं। हम हो सकता है कोई कहानी कहकर प्रस्तावना की शुरुआत कर सकते हैं उस विषय से संबंधित जिस विषय को हम पढ़ाने जा रहे हैं। यह हो सकता है एक विज्ञान के अध्यापक होने के नाते हम कोई
प्रयोग प्रदर्शित करें कक्षा के सामने, और जिस विषय को हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे ही संबंधित कोई सरल प्रकार का प्रयोग हम प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसका अवलोकन सभी विद्यार्थी करें, और अवलोकन के पश्चात विभिन्न प्रकार के प्रश्न करके हम पाठ को प्रस्तावित कर सकते हैं। या हो सकता है हम विभिन्न प्रकार के अन्य साधनों का उपयोग करते हुए, जैसे जो हमारे अखबार में छपी हुई खबरों का, यदि हम सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं तो अखबार में जो प्रतिदिन की जो खबरें आती हैं उन खबरों को विद्यार्थियों के सम्मुख रख के उस पर हम चर्चा या वार्तालाप को हम इनिशिएट कर सकते हैं। या हम कोई चित्र दिखाकर या कोई भी फिल्म दिखाकर, कोई वीडियो दिखाकर, या किसी भी अन्य साधन का उपयोग जो कि आपको लगता है कि उस पाठ से संबंधित है और वह चीज हमारे विद्यार्थियों के अवधान को, रुचि को जागृत करेगी, हम उसका उपयोग करके प्रस्तावना दे सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रस्तावना कौशल पाठ की शुरुआत के लिए एक बहुत ही प्रभावी कौशल है। यदि एक अध्यापक एक प्रभावी प्रस्तावना करने में अपने आप को समर्थ पाता है तो वो पाठ को भी प्रभावी तरीके से विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।